नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, लेकिन इसी शोर के बीच अमेरिका ने चुपचाप आर्कटिक में शतरंज की बिसात बिछा दी है। 300 साल से डेनमार्क के अधीन रहा ग्रीनलैंड क्या अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने की तरफ बढ़ गया है? अमेरिकी संसद में पेश हुआ एक ऐसा बिल जो कि सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि यूरोप की संप्रभुता, रूस और चीन की रणनीति और आने वाली वैश्विक जंग की दिशा को तय कर सकता है। ट्रंप युग की सोच फिर से लौट आई है। ग्रीनलैंड पर कब्जा, आर्कटिक पर कंट्रोल और भविष्य की ताकत पर सीधी पकड़। तो सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सच में इतिहास बदलने जा रहा है या यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दबाव की खतरनाक चाल है? ईरान की आग के बीच आर्कटिक में सुलगती हुई ये चिंगारी कल की वैश्विक लड़ाई बन सकती है। ऐसे में सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, बल्कि सवाल पूरी दुनिया के संतुलन का भी है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया इस वक्त ईरान में उलझी हुई है, लेकिन इस शोर के बीच अमेरिका ने आर्कटिक में एक ऐसी चाल चल दी है, एक ऐसा दांव जो यूरोप को बेचैन कर सकता है और रूस चीन को चौकन्ना। क्या ग्रीनलैंड जो 300 साल से डेनमार्क के अधीन है अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है? क्या ट्रंप युग की सोच फिर लौट आई है? और क्या आने वाले वक्त में यूरोप बनाम अमेरिका आमने सामने होंगे? अमेरिका के सांसद रैंडी फाइन ने एक चौंकाने वाला बिल पेश किया है। नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। इस बिल का सीधा मतलब अमेरिकी सरकार को पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और फिर उसे अमेरिका का राज्य बनाने का कानूनी अधिकार देना है। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड को लेकर बिल पेश। ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य का दर्जा देने की मांग। बिल का नाम ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। बिल से ट्रंप को ग्रीनलैंड एक्शन की मिलेगी छूट। ग्रीनलैंड में रूस चीन को रोकने की कोशिश में जुटे ट्रंप। वहीं ट्रंप ने बिल का समर्थन किया है। बोले ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और वे इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, चाहे दूसरे देश इसे पसंद करें या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए पैसे देने जैसे तरीकों पर भी चर्चा की है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने ट्रंप के इस तरीके की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है। सवाल है, आखिर ग्रीनलैंड ही क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं, यहां है दुर्लभ खनिज। आर्कटिक शिपिंग रूट्स और अमेरिका का पहले से मौजूद यानी ग्रीनलैंड पर कंट्रोल का मतलब। आर्कटिक पर कंट्रोल और भविष्य की वैश्विक ताकत पर पकड़। ग्रीनलैंड पिछले 3 सालों से डेनमार्क के अधीन है, हालांकि उसे आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई है। अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो ये सिर्फ डेनमार्क नहीं बल्कि यूरोप की संप्रभुता का सवाल होगा। ग्रीनलैंड से अमेरिका का क्या फायदा होगा? इसकी खास भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मौजूद है। इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। रणनीतिक सैन्य महत्व, सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम। रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी। चीन और रूस पर नजर। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी। अमेरिका अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। प्राकृतिक संसाधन, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अमेरिकी सुरक्षा नीति। अमेरिका ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंटलाइन मानता है। संभावित खतरों को पहले ही रोकना चाहता है अमेरिका। सवाल यह भी है, अगर बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड में क्या बदलेगा? राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से अधिकार मिल जाएगा। ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र बनेगा। अगर कब्जा सफल होता है तो ग्रीनलैंड अमेरिकी टेरिटरी बनेगा। स्टेटहुड की प्रक्रिया शुरू होगी। राष्ट्रपति को कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बनाने के लिए कानून बदलने होंगे। रिपोर्ट में कानून में बदलावों की जानकारी देनी होगी। ग्रीनलैंड का संविधान बनेगा।
ग्रीनलैंड को अपना एक संविधान बनाना होगा। संविधान अमेरिकी संविधान के अनुरूप होगा। संसद मंजूरी देगी और ग्रीनलैंड अमेरिका का पूर्ण राज्य बन सकता है। यूरोप के एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन होगा। फिलहाल यह बिल सिर्फ पेश हुआ है, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों से पास होना होगा। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है बिल का पास होना बेहद मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जबरदस्त होगा और अमेरिका की छवि को बड़ा झटका लग सकता है। और अब सबसे दिलचस्प सवाल, रूस क्या कर रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप, मजे से, आराम से देख रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप आमने सामने होते हैं तो इसका सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने की हिम्मत करेगा या फिर यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दबाव की चाल है? लेकिन इतना तय है, ईरान की आग के बीच आर्कटिक में सुलगती ये चिंगारी कल की वैश्विक लड़ाई बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका की तैयारी क्या है। क्या वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद उसे अपना राज्य बनाने की तैयारी की जा रही है? और ये बिल अभी क्योंकि पेश किया गया है, अभी इसे पास होना है, क्या ये भी एक चैलेंज होगा? क्या ये जियोपॉलिटिकल दबाव है या फिर कुछ और? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, स्वागत है आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और पूर्णिमा नाथ, नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी के, स्वागत है आपका। हमारे साथ सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, आप ही का रुख करते हुए, जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और अब जो ये बिल पेश किया गया है, इसे आप एक मास्टर कार्ड के तौर पर देख रहे हैं या फिर जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने के तौर पर? देखिए, जो ये करंट में अहम जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये दुनिया को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का जो कॉस्मेटिक टूल है अमेरिका का, वो दिखाना होगा कि यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है वो कहां पर है, जो सीधे किसी न किसी राष्ट्र की सॉवरेनिटी पर अटैक करके उसके एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फ्रंटलाइन पार्टी को अपने मिला लेना। मुझे लगता है ये एनेक्सेशन ये 19वीं सदी का, ये किसी सदी का खेल नहीं है। 19th सेंचुरी के जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है कि उस समय बड़े जो संप्रभु राष्ट्र हुआ करते थे, वो जहां मन चाहे वो किसी भी राष्ट्र को छीन कर अपने मिला ले। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद अमेरिका क्या चेहरा लेकर के दुनिया के सामने जाएगा, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ट्रंप जो है ये मानते हैं कि फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, वहां उनके सिक्योरिटी को खतरा है। तो इस तरह यही जो कसौटी मान लिया जाए, इसी को सच मान लिया जाए, तो दुनिया का हर राष्ट्र कहीं ना कहीं अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशन को लेकर खड़ा रहता है। तो क्या ऐसे में क्या अमेरिका इसके बाद जो है, ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के बाद किसी और राष्ट्र पर अटैक कर देंगे? क्योंकि कोई ना कोई चाइना से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई रशिया से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई किसी न किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं अटलांटिक में है, कहीं ओशन में है, कहीं पैसिफिक में है। तो ये ग्राउंड जो है कि मेरे राष्ट्रीय हित, तो यदि अमेरिका का राष्ट्रीय हित हो सकता है तो वहां पर किसी और राष्ट्र का राष्ट्रीय हित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, डेनमार्क ने कहा, ग्रीनलैंड के जो आवाम, उन्होंने कहा कि ये सेल की नहीं है, कोई कंट्री सेल परचेज का हिस्सा नहीं बन सकती है। ये आपकी ताकत की परिभाषा है, आपकी ताकत के बोल है। और मुझे लगता है इसके बाद आने वाले जो एक यूनिटी चली आ रही थी, सो कॉल्ड यूनिटी, आर्टिफिशियल यूनिटी चली आ रही थी यूरोप और अमेरिका के बीच में, और जो यूरोप अमेरिका को अपना सिक्योरिटी गारंटर मानता था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब एक नया सिद्धांत पनपेगा या मजबूत आकार लेगा कि अब छोटे राष्ट्रों को या यूरोपियन कंट्री को अमेरिका जैसे तानाशाह, अमेरिका जैसे इस तरह के राष्ट्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना होगा। और नेटो वर्सेस नेटो होने वाला है। आर्टिकल 5 क्या करेगा? आर्टिकल 5 तो ईश्वर का नाम ले रहा होगा कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही थी। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में कौन किसको सिक्योरिटी देगा, ये है पूरा चिकन गेम थ्योरी, ये पूरी गेम थ्योरी कि यहाँ द लॉस ऑफ वन इज द लॉस ऑफ अदर कहां पर है। एक की जीत दूसरी की हार है। यहाँ तो सब हार रहे हैं या तो सब जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, वचन दिया था कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो सवाल आगे आएगा, यानी आप सुपर पावर हैं तो किसी पर भी कब्जा कर लेंगे। एक नई परंपरा यहाँ पर शुरू हो रही है। संदीप जी, आप इसकी आलोचना करें। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ी हैं। पूर्णिमा जी, आपका टेक इस पर, क्या तैयारी है?
जी, एक चीज़ आपको पैटर्न देखने के बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जो पिछले आज से शुरू नहीं हुआ, 200 साल से अमेरिका का एक हिस्ट्री रहा है कूज और रेजिम चेंज। पहले वाला 1893 हवाई का जो क्वीन हुआ करते थे लिली यूकलानी, उनको हटाया गया है। रेजिम चेंज हो तब से अब तक वही चल रहा है। कोई कोवर्टली करते, कोई ओवर्टली करते। कोई रिपब्लिकन पार्टी 55% कर चुके मान लो, या तो डेमोक्रेट पार्टी 45% कर ले मान लो, और हाफ हाफ कर लो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इधर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी हो, वो उन्होंने उनका गोल सेम है। उनको चाहिए एक्सेस एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेस। वो उसके लिए अब कुछ भी करने के तैयार है। अब जो आपने वेनेजुएला में देखा, इट वाज ऑब्वियसली रिजीम चेंज इन ए वे इधर उनका सेम रिजीम रखा गया, लेकिन धमकियां दे रहे हैं कि अमेरिका जो चाहेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं तो उनको हटा देंगे। तो ये जो दादागिरी माफियागिरी है आज से नहीं चला। अब 1945 से 2000 तक यहाँ पे 80 रिजीम चेंज हुआ है अनफॉर्चुनेटली अमेरिका द्वारा। और 1953 के ईरान का जो सिचुएशन है, वहाँ पे भी रेजिम चेंज करवा दिए थे वो लोग MI6 के साथ, ब्रिटिश इंटेलिजेंस फोर्स के साथ। वो था मोसादेक को हटाने के लिए। उन्होंने एक्चुअली नेशनलाइजिंग किया था उनके ऑयल को, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे उनको हटा के शाह को बिठाया। शाह क्या बेनोवलेंट लीडर था? वो भी तो एक डिक्टेटर था। वहाँ पे लिटरली वायलेंस हो रहा था, लोग मार रहे थे, प्रेस को क्वाइट कर रहे थे, डिसेंट को क्रश कर रहे थे। तो वो कहाँ पे सही लीडर हुआ करता था? लेकिन अमेरिका के लिए वो फर्क नहीं पड़ता था। ऑयल वॉज फ्लोइंग टू द वेस्ट, एंड घर में जो भी कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ह्यूमन राइट्स यानी अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि वो जो चाहे अमेरिका के हित के लिए अपने फायदे के लिए कर सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़ी हैं। हिमांशु जी, लेकिन ये तो एक गलत जो ट्रेडिशन यहाँ पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी जो दूसरी सुपर पावर कंट्रीज हैं वो भी इस तरीके से फिर हमला करेंगी। अब ताइवान पर चीन की नजर है, लगातार वो दबाव बना रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ईरान करते करते आप पहुंच गए, पहले वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, आप ग्रीनलैंड की आप बात कर रहे हैं। जो अभी मुझसे पहले पूर्णिमा जी कह रही थी, मैं उनकी बात से पूरी तरह वास्ता रखती हूँ। अमेरिका देखिए जो कोशिशें अभी ईरान में कर रहा है, कहीं और भी कर रहा है, तो ये कोई उसका ये कैरेक्टर है, ये एक पैटर्न है। और जो हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इनके और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ था। जब इनको लगा था कि जर्मनी इनकी तरफ देखेगा, तो इन्होंने कुछ चीजें, कुछ इनकी संधियां हुई थी, जिसमें ये साबित हुआ था कि डेनमार्क ने अलाउ किया है अमेरिका को ग्रीनलैंड पे कुछ बेसिस बनाने के लिए। अमेरिका के कुछ बेसिस वहां पे ऑलरेडी हैं। उनकी 23rd स्पेस स्क्वाड्रन है, उनका 12th स्पेस फोर्स है वहां पे। और ये हुआ था कि वहां पर कोई वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे, आर्सेनल नहीं रखेंगे, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के तहत थोड़ा सा इनका मिलिट्री बेस रहेगा। लेकिन 1968 में अमेरिकी एक बम वर्षक वाहन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके वहां जा रहा था, वो क्रैश हुआ था। और इस पर डेनमार्क ने अपनी आपत्ति जताई थी कि हमने आपको क्लियरली कहा था कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क में आप कोई भी न्यूक्लियर मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे। तो अमेरिका इस तरह की चीजें लगातार ग्रीनलैंड में करता आ रहा है, और ये चीजें गार्जियन में पब्लिश हुई है। एक नवंबर 1956 में हुई थी, उसके बाद में 1968 में ये जो मैं जहाज की बात कर रही हूँ हुई है। तो अमेरिका इस जगह को मिलिटराइज कर रहा है, उसके अंडरग्राउंड काफी सारी बेसेस हैं। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री और स्ट्रेटेजी की नहीं है। हम सब बात कर रहे हैं कि हाँ भाई आर्टिक दुनिया की छत है, वहां बर्फ पिघल जाएगी, वहां से आवागमन होगा। बात इससे कहीं जाता है, क्योंकि अगर आपको जमीन चाहिए, आप ग्रीनलैंड से कहेंगे, वो ऑलरेडी आपको पिछले 80 सालों से अपनी जमीन देके बैठा हुआ है। बात जमीन की नहीं है, बात है वहां पर जिस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिस तरह के संसाधन है। अगर आपको अभी बहुत फाइन एल्युमिनियम बनाना है, जिससे कि आपके जो फाइटर प्लेन्स बनते हैं या आपके पानी के वेसल्स बनते हैं, उसके लिए जो आपको बढ़िया क्वालिटी का एल्युमिनियम चाहिए, वो वहां पे है। उनके पास यूरेनियम, तेल, गैस के विशाल भंडार हैं। अमेरिका किसी से परमिशन नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसके अहम के खिलाफ है। उसको अगर वहां पे कोई खनन करना है या किसी तरह के रिसोर्सेज को यूज करना है, तो उसको डेनमार्क और ग्रीन के लैंड के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका इतने दंभ में इतना आगे बढ़ गया है कि अब वो चाहता है आफ्टर वेनेजुएला कि वो किसी पे भी कब्जा कर सकता है। बात स्ट्रेटेजी की नहीं है, स्ट्रेटेजिक बेसिस उसके यूएस को
काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी हैं। बात है दूसरे के संसाधन पर अपना कब्जा करने की, और यही हमने वेनेजुएला में देखा था। यही हम जहां पे भी अमेरिका का मन करता है वो ये चीजें कर रहा है, क्योंकि वो एक मिलिट्री सुपर पावर है। और बिकॉज ऑफ द डॉलर, देखिए उसने ईरान में क्या हालत मचा दी है कि बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस कि लोग भूखे मर रहे, रिजीम जो है गोलियां चला रही है, 12,000 के करीब लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। अमेरिका को कोई मरे कोई जिए फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप अगर वहां पे कब्जा करेंगे तो वो 10 से 12 साल की एक कवायद होगी वहां पे अपनी चीजों को स्टैब्लिश करने की, एक दिन का काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये अमेरिका की नीतियों का हिस्सा है। हिमांशु जी, एक वो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। और संदीप जी, ट्रंप जब ये कहते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो रूस या चाइना कर लेगा, तो इसलिए हम पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये बात जायज है उनकी? नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई किसी भी तरीके से कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि अमेरिका और सॉरी वहां रूस और चाइना रहेंगे। मुझे लगता है अभी जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, तो देखिए कि ये सवाल ट्रंप का नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति ट्रंप पर चर्चा कर रहा है कि ट्रंप जो है बहुत इंपल्सिव है, ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है बहुत एग्रेशन है। ये कंटिन्यूएशन है, और इनके मैं मानता हूं हमेशा इनके वॉल्यूम में, इनके डिग्री में चेंज आता है, इनके फिलॉसफी में चेंज नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 1 साल पहले ही हमने देखा बांग्लादेश में कि जब शेख हसीना ने मना किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सेंट मार्टिन आइलैंड आपको नहीं देंगे, ये बांग्लादेश सेल और परचेज के लिए नहीं है। एक्चुअली ये चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी राष्ट्र पे जहां पर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कोई कंट्री की ऐसी है, लोकेशन ऐसी है जियो पॉलिटिकली कि वहां से इनको लेवरेज मिलता है, तो ये वहां जाकर के फिर क्या करते हैं, पहले सभी ये पैनलिस्ट बता रहे थे कि रिजीम चेंज करते हैं, यदि नहीं होता है तो बाई हुक एंड क्रुक उसको करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वहां के जो वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है उसको यूज करते। तो मुझे नहीं लगता कि ये, हाँ ये जरूर है कि ट्रंप ने क्या किया था कि जो डीप स्टेट के कंसेप्ट को और हाई लेवल में हाई डिग्री पर ले गए। अब वो क्या करते हैं, बाकायदा कानून अपने यहाँ पास कराते हैं, अभी जो आपने बताया। और ये एक जो फैलेसी थी, जो फैंटेसी थी यूरोपियन कंट्री के अंदर कि वो हमारे सिक्योरिटी गारंटर हैं, अमेरिका से हर डिसीजन के पहले अमेरिका से सलाह लेते थे, मुझे लगता है कि ये चैप्टर क्लोज होगा यहाँ पर। और इसीलिए डेनमार्क ने, फ्रांस ने खुला कहा, जर्मनी ने खुला कहा है कि भारत साथ दे, भारत सामने आए। वो इसलिए बोले हैं कि जिस पर हमें भरोसा था, वो पहले कनाडा को 51 बना रहा था, अब ग्रीनलैंड को 51 बना रहा है। 52 कौन बनेगा, नोबडी नोज। तो और जिस प्रकार से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां से लेकर के ले गए, तो वो हौसले उसके बुलंद है। और एक आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी बात कही थी कि सवाल ये जियोपॉलिटिकल नहीं है, सवाल ये है पावर ऑफ बैलेंस का है, कि एक हमेशा शक्ति संतुलन होता था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, कौन बैलेंस करेगा अमेरिका को, सवाल ये है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो सो कॉल्ड पिछले 75 साल के जो इंस्टीट्यूशन थे ग्लोबल गवर्नेंस में, इनको जाना होगा शोरूम में, अभी भी शोरूम में ही है, और एक कॉन्क्रीट एक शेप लेना होगा। जैसे मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ कि ब्रिक्स एक में वो कैपेसिटी पोटेंशियल है, और यही कारण है कि इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि देखिए हमें भी ब्रिक्स में ले लीजिए, और इसको ब्रिक्स वर्सेस G7 मत बनाइए। कहीं ना कहीं एक डर है यूरोप को कि ब्रिक्स जो है वो पोटेंशियल लेकर सामने आएगा, जो ग्लोबल गवर्नेंस का एक आधार देगा और अमेरिका के जो हेजेमनी है उसको तोड़ेगा। और वैसे भी वो 63 या 64 जितने ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बाहर कर लिया। मुझे लगता है कि आप जो चाहो वो करोगे, उसका आधार आपकी ताकत होगी। तो ये बहुत दिनों तक आगे चलने वाला नहीं। इसके सामने मुझे लगता है कि कुछ कंट्री को, लाइक माइंडेड कंट्री को सामने आना होगा और इससे लड़ना होगा, नहीं कोई बचने वाला नहीं आज की डेट। बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रंप बार बार ये फैसले ले रहे हैं कि अगर कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है तो उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेते हैं, कभी टैरिफ की वो धमकियां देते हैं, वेनेजुएला पर तो कब्जा ही कर लिया, अब डेनमार्क को धमकियां दे रहे हैं, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। 47 साल से तो ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां भी आर्म ट्विस्टिंग का खेल चल रहा है। तो ये वहां की जनता, अमेरिका की जनता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि दुनिया भर में आलोचना हो रही है, इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बताया जा रहा है ट्रंप के फैसलों को। फर्क नहीं पड़ता अमेरिका में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइदर ट्रंप को फर्क पड़ता है या कि ट्रंप के सपोर्टर्स को फर्क पड़ता है। आपको पता है यहाँ पे जो 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी इंडिया के ऊपर, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट था। इट वाज नॉट जस्ट ट्रंप पार्टी और ट्रंप,
इट इज बोथ द पार्टीज। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, उनके तरीका डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पार्टीज की, लेकिन गोल एक ही है। अब इंडिया को क्यों तंग करे जा रहे हैं? अब आज जो ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, आई एम वेरी एक्चुअली, आप लोगों को सीखना चाहिए ईरान से। वो छोटा कंट्री, उसका डिफेंस बजट $24 बिलियन है। अमेरिका का डिफेंस बजट 1 ट्रिलियन, उनका 62 to 63% मोर। लेकिन वो रुक नहीं रहा है, फाइट करे जा रहे हैं, अपना जमीर पे खड़े हैं। अब ऐसे कोई धमकियां अगर अमेरिका से आए इंडिया के ऊपर, इंडिया कभी ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं करेंगे। और आपको लगता है 2026 बहुत अच्छे चलेंगे इंडिया में? अभी भी तो चल रहा है ना, रिजिम चेंज की बात तो अभी भी कान में आ रही है। मोदी जी को हटाने के लिए बहुत काम हो रही है अंदर ही अंदर। ये 2026 में हमें देखने को मिलेगा। वहां पे आपको यही प्रोटेस्ट जगह जगह में दिखेगा और इट विल बी वायलेंट। भारत से ईरान की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। भारत भारत बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पर अमेरिका अगर चाहेगा भी तो जो वहां पर करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ तो नहीं हो सकता है। ये तो आई होप यू आर राइट, एंड आपके मुंह में घी शक्कर वो सही होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ। अब भारत का भी डिफेंस बजट उतना नहीं है, और कभी इसी के बारे में जब बात होती है बोलते कि भारत का अभी $4 ट्रिलियन है, हमारा इकोनॉमी उतना इतना नहीं है, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते। ईरान का इकोनॉमी कहाँ पे है? सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है उनके ऊपर, लिटरली 12,485 सैंक्शन लगाया गया है। तो टुडे 9,000 के ऊपर एक्टिव सैंक्शन है उनके ऊपर। तो तभी भी वो फाइट कर रहे हैं ना, फाइट अपना जमीर के लिए फाइट कर रहे हैं ना, अपना ऑयल के लिए फाइट कर रहे हैं ना, अपना जो भी है। आई एम नॉट सपोर्टिंग ईरान, उनके ह्यूमन राइट्स के इशू के मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका कौन बनता है कि वो हर जगह में जाके अपना झंडा लगाए? अमेरिका फर्स्ट को मैंने सपोर्ट किया था, मैं ट्रंप वोटर हूँ, मैं ट्रंप सपोर्टर हूँ, मैं ट्रंप कैंपेनर हूँ। लेकिन अमेरिका को वो झंडा कौन दिया है कि हर कहीं पे जाके वो उसका झंडा लगा दे, इन्वेशन करे तो बोलते वो लिबरेशन कर रहे हैं, और किसी को सैंक्शन लगा दिया तो बोलते कि फ्रीडम कर रहे हैं। कभी किसी के ऊपर बम लगा दिया तो कभी बोलते कि वो अपना नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। कुछ ना कुछ एजेंडा लेके वो अंदर करते हैं। लेकिन इंडिया को भी सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए वो काफी सालों से एजेंडा चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में, आपने सुना ही होगा USARF का एजेंडा यहाँ पे। और इंडिया को अभी सीपीसी डिक्लेयर नहीं कर पाए, फिर भी यही ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अभी भी यहाँ पे नैरेटिव चलाया जाता कि इंडिया में हिंदूज आर किलिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ये आज से नहीं चल रहा है, काफी दिन से वो चल रहा है। और क्रिश्चियन नेटवर्क जो है ये वो फेक प्रोपेगेंडा जो भी चला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में भारत की जो धमक है देखी है, और भारत लगातार आत्मनिर्भर भी बन रहा है। और अब भारत का मुकाबला जब आप ईरान से करते हैं या फिर डेनमार्क से करते हैं तो ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत छोटी बात हो जाती है। हिमांशु जी, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और ट्रंप की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन ट्रंप के तेवर क्या ईरान के मामले में अगर देखा जाए तो क्या वो अब कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जब वो टैरिफ की धमकी देते हैं अन्य देशों को ईरान के साथ व्यापार को लेकर, तो क्या कहीं ना कहीं जो कोशिशें वो लगातार कर रहे थे उनमें वो नाकाम हो रहे हैं? इस बात को रियलाइज कर रहे हैं? नहीं, ट्रंप नाकाम नहीं हो रहे हैं। ट्रंप ने ये देख लिया है कि क्या चीज है जो चलती है। देखिए, ये एक चाबी है उनके हाथ में आ गई है। हाँ। और उनको पता है कि इससे बहुत सारे ताले खोले जा सकते हैं। तो वो एक्चुअली उस ताले को ना, जिसको एक हमारे पास एक मास्टर की होती है, वो उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि हर कंट्री को कहीं ना कहीं से दबाया जा सकता है, जिसमें टैरिफ एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपको अपने सम्मान को बेचना, देखिए भारत और चाइना ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट पे अपनी इकोनॉमी बहुत हद तक चलाती हैं। तो जब आप ईरान से व्यापार करने के लिए अगर आप उस पे और अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाते हैं, तो यानी भारत अब 75% टैरिफ फेस करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें महंगी होंगी। देखिए, जो तेल है उसकी बैरलों में ऑलरेडी उछाल आने लग गया है आफ्टर वेनेजुएलन क्राइसिस। और यही रीजन है कि ईरान में जो सत्तागिरी है उसमें इंटरनल क्राइसिस तो है ही। CIA ने जिस तरह की चीजों को वहां भड़काया है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा महंगाई एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जो उनमें अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो मार्केट से शुरू हुआ है। इट वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता है इस समय कि हम अगर सैंक्शंस लगाते हैं, टैरिफ्स लगाते हैं, तो लोग चोक होते हैं। और यही एक चीज है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी कंट्रीज में रिजीम चेंज कराना इजी होता है, क्योंकि जैसे बांग्लादेश जैसे अगर हम कंट्री को ले तो बहुत छोटी जगह थी। सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अमेरिका को अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे भी देते
तो अमेरिकन नेवल बेस वहां पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि इतने बड़े उनके जहाज हैं कि वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया वहां पे क्या ही कर लेगा। लेकिन उनका गेम बड़ा था, वो वहां से म्यांमार में घुसना चाह रहे थे, इसीलिए वकारुन जमान ने बहुत सीधे, देखिए, यूसुफ को भी मना कर दिया था कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज है। हाँ। अमेरिका, जैसा पूर्णिमा जी ने बताया कि 80 से ज्यादा देशों में रिजीम चेंज करा चुका है, और मैं त्रिपाठी जी की बात से भी वास्ता रखती हूँ कि डिग्री और उसका फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, उनको पता है, बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट मिलिट्री माइट बट बिकॉज इट इज अ इकोनॉमी। दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रेन है वो पलायन करके वहां पहुंच जाता है। पूर्णिमा जी भी बैठी हुई है, तो जो अच्छी जो लोग होते हैं, जिनमें कुछ भी पैसा कमाने की ललक होती है या अपने आप को साबित करने की ललक होती है, तो वैसे माइंड अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वहां जाके फिर वो ग्रेटर अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका के लिए काम करते हैं, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं भारत जैसे जो देश हैं, उनके हित कॉम्प्रोमाइज होते हैं, क्योंकि हम या कोई भी, देखिए, अब रशिया भी वेनेजुएला के जो आसपास उसका जो टैंकर उन्होंने कब्जा कर लिया था, यूएस नेवी ने, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस समय लोग अपनी चीजों को जांच परख रहे हैं, और कहीं ना कहीं से जवाब आएगा बहुत समय तक। देखिए, जब आप एक क्वेश्चन होता है ना, हु विल बेल द कैट, तो ऐसा नहीं है, इस बिल्ली के गले में भी घंटी बांधी जाएगी। लेकिन इस समय लोग अपना आकलन और समीकरण देख रहे हैं। रशिया ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से मिल चुका है, चाइना भी है, भारत भी कहीं ना कहीं, देखिए, अगर रशिया को मना कर दिया गया है भारत के व्यापार के लिए, इराक से हमें मना कर दिया है, ईरान से मना कर दिया गया है व्यापार के लिए, तो भारत भी कहीं ना कहीं, देखिए, वो जो कहते हैं ना किवाड़ में उंगली आ गई है, तो भारत भी उस स्थिति से जूझ रहा है। हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है और हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता है, और इसलिए भारत भी ऑल्टरनेटिव देखेगा। अगर अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव डालता है तो भारत, जो डिप्लोमेटिकली अभी क्वाइट बैठा हुआ है, धीरे धीरे मुखर होगा। लेकिन भारत की जो नीति होती है ना, वो ऐसी होती है कि चुपचाप अपना काम कर लो बिना उलझे हुए। लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, हमें उलझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूरोप भी, देखिए, रशिया के साथ आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंक्लिन देने की अभी शुरू हो गया है कि हम चाहते हैं कि हम रशिया से बात करें, चाहे यूक्रेन को लेके ही करें, लेकिन वो बात करना चाह रहे हैं, जो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड था। तो यूरोप भी कहीं ना कहीं रशिया के खेमे में आ रहा है, चाइना है ही, नॉर्थ कोरिया है ही, और भारत भी देखेगा कि अगर उस पर अगर अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव बनाता है, और जिस तरह की बातें ओपनली जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने मोदी से ऐसे कहा वैसे कहा, तो आप विश्व पटल पर एक दूसरे देश के राजनेता को इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी में एक रिस्पेक्ट होता है जो आप एक दूसरे के लिए शो करते हैं, वो रिस्पेक्ट इस समय अमेरिका खो रहा है। तो जमीन तो बहुत छोटी सी बात है, अमेरिका का गेम इससे बहुत बड़ा है। वो पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहता है और चाबी अपनी पॉकेट में रखना चाहता है। बिल्कुल, नॉट रियलाइज की चाबी कब जेब से खिसक जाएगी उसे पता नहीं चलेगा। जैसा कि पूर्णिमा जी पहले कह रही थी, संदीप जी, कि अब अमेरिका में पहले से होता आया है, लेकिन ट्रंप का जो रुख है, जो तेवर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरीके से तो किसी ने भी एक तानाशाह बनने की कोशिश नहीं की है जैसा कि ट्रंप कर रहे हैं, और पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि वो बेलगाम हो गए हैं। कहीं ना कहीं पर तो उनको रोकने की कोशिश अब करनी होगी, क्योंकि अब जब रूस पर वो दबाव बनाते, जो शक्तिशाली कंट्रीज हैं उन पर वो दबाव बनाते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि काउंटर उसका मिल जाता है। पहले चाइना पर टैरिफ का उन्होंने प्रेशर बनाया, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से काउंटर किया, उसके बाद ट्रंप बैकफुट पर आ गए। फिर पुतिन से कई बार उन्होंने कोशिश की, और ये भी उन्होंने माना है कि पुतिन और जिस तरीके से उनके तेवर हैं, रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो रोक पाने में विफल रहे हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं ट्रंप। लेकिन अब रूस जब वेनेजुएला के मामले को लेकर कहता है कि ये आपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, आपको वापस कर देना चाहिए, जो आपने राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया, उनकी पत्नी को किया, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि एक फ्रंट बनेगा ट्रंप के खिलाफ? में वो फ्रंट कभी नहीं बन सकता है जो फ्रंट शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में बनते थे, कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री आ गए, अपनी जान दे दिया। वो टाइम हैज गॉन। इसलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका से निपटने के लिए कंट्री को अपने स्पेसिफिक, अपनी पावर को बढ़ाना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और बहुत आक्रामकता से लड़ना होगा। वो आक्रामकता, मैं आपको दो चीज का भी एग्जांपल देना चाहूंगा। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि डेनमार्क कहीं नहीं टिकता अमेरिका के सामने, लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है तो लड़ने की, या तो मोरल हाई करता है वहां के सैनिकों का, वहां की आवाम का। दूसरा एग्जांपल ईरान का आपके सामने है
मैं जून 2025 की बात कर रहा हूँ, जब अल उदैद एयरबेस पर इनका अटैक हुआ, ईरान ने अटैक किया था, उसी दिन सीज़ फायर हो गया था। अमेरिका ने कहा चलिए बंद करते हैं। तो अमेरिका को मालूम है कि ईरान ढीले नहीं है, ठीक है? वो उतना ही तगड़ा जवाब देगा और खुमैनी साहब तैयार बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से ईरान को सपोर्ट करने के लिए हमने कल ही देखा कि S-400 डिफेंस जो सिस्टम है वहां पर पहुंच चुका है और चाइना का भी पूरा सपोर्ट है। तो रूस और चाइना ये भी देखते हैं कि कहां पर उनको अंतिम ताकत लगानी है। वो ऐसे कंट्री पर ज्यादा नहीं कंसंट्रेट होना चाहते जहां पर उनका बहुत ही थोड़ा सा छोटा मोटा लॉस हो। ईरान को लेकर के उनका एक बड़ा चक्र है, क्योंकि ईरान सत्ता परिवर्तन का मतलब है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का जियो पॉलिटिक्स चेंज हो जाना, और वो भारत के लिए भी सही नहीं है। मैं हमेशा कह चुका हूँ, आप ही के चैनल में 2 दिन पहले मैंने बोला था कि देखिए रजा पहलवी आएंगे तो क्या होगा ये हम सब जानते हैं। 1965-71 में ईरान किसके साथ था हम सब जानते हैं। खमनेई साहब के अंतर्गत ये तो जरूर है कि वो खुलकर साथ नहीं दे रहे, तो खुलकर विरोध नहीं आपने कभी किया इंडिया का। एक इंडिया को हमेशा बैलेंस किया है, इंडिया को एक बाईपास रूट दिया है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान जाने के लिए, रूस पहुंचने के लिए हमारे पास वहां पर कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, इंडिया का वहां इन्वेस्टमेंट है। और ईरान कभी खुल करके इंडिया का विरोध नहीं किया, ये बात हमें समझना पड़ेगा। रजा पहलवी आएंगे, अमेरिका वहां बैठेगा, फिर क्या अमेरिका हमारे साथ करेगा दुनिया जानती है। तो मुझे लगता है ईरान बहुत बड़ा सेगमेंट है। रही बात डेनमार्क की, जो भी बात करें, तो ये अभी अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि कल ही की बात है, वो कह रहे हैं, हाँ ये जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमें क्यों ना हम बात रूस से करें, ठीक है ना। फ्रांस कह रहा क्यों ना बात रूस से करें। ये वही कंट्री है जो अभी रूस को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते थे और अमेरिका पर आंख मूंद पर विश्वास करते थे। तो ये होती है जो जियो पॉलिटिक्स, कि जिस पर जो आपको सिक्योरिटी गारंटी दे रहा था पिछले 70 ईयर से, उस वो आप पर ही अटैक करने के पूरे मूड में, आपको एनेक्सेशन करने के मूड में। तो मुझे लगता है कि ये एक शिफ्ट है और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जियो पॉलिटिक्स का। और मुझे लगता है कि 1 to 1 जब यूरोपियन कंट्री इससे बात करेंगे, रूस से लगातार बात करेगी, तो क्योंकि हमने देखा है कि क्योंकि मेरा इस पर एक फोकस एरिया रहा रिसर्च का, ईयू और रशिया का। आप समझिए पूरे इस यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो जर्मनी और फ्रांस को हुआ है। आप समझिए इस बात को, पूरा उनके एनर्जी सिक्योरिटी तबाह नाश हो गई। अमेरिका को उससे कोई लॉस नहीं हुआ। और अमेरिका इनको कहा जब यूक्रेन यू वॉर में जा रहे थे कि देखिए आप अपना सब्स्टिट्यूट देखिए, तो सब्स्टिट्यूट रातों रात नहीं बनता है, उसका सब्स्टिट्यूट तैयार है, क्योंकि वो 200 साल से वही कर रहा है, वो रिजिम चेंज कर रहा है। अपने जो ऑयल रिजर्व्स उनको सेफ रखा है। वेनेजुएला कह रहा है कि मैं वेनेजुएला ऑयल को बेचूंगा। अमेरिका कंपनी कह रही है कि सॉरी हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट में हम और रिस्क लेने नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो कॉलोनिज्म का जो माइंडसेट है अमेरिका का, ये 75 ईयर से चल रहा है। थोड़ा पॉज था जरूर 10 सालों का, 90 से लेकर 2000 तक, उसमें रशिया ने ऑक्सीजन लिया। और जैसे पुतिन आए 2007 में आते पहला जोल्ट दिया। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुआ, पुतिन का स्पीच हुई, तो अमेरिका को लगा कि अच्छा फिर से वही सीक्यू वापस आ रहा क्या। तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस ऑफ पावर अब चेंज हो रहा। अब जो है यूरोपियन कंट्री का जो एक फैंटेसी थी, जो एक हमेशा एक उस फैंटेसी में जीते थे कि नहीं ये यूनिटी होती है, नेटो यूनिटी है, और रूस को धमकी देते थे कि एक साथ हम आ जाएंगे। फिनलैंड, स्वीडन, ये नए नए कंट्री भी जुड़े हुए हैं, ये भी धमकी देते थे। एक ड्रोन चला जाता था तो सहम जाते थे, लेकिन धमकी जरूर रूस को देते थे। तो फिनलैंड को खुद नहीं मालूम कि मैं कल की डेट में फिनलैंड को अमेरिका एक्सेशन कर ले, तब किसके पास जाए कल की डेट, क्योंकि डेनमार्क छोटी से फिनलैंड छोटा ही है। तो इनका जो भाग्य है, इनकी जो नियति है, वो कौन तय करेगा? वो अमेरिका तय करेगा। इसलिए अभी समय है। जर्मनी देखिए, जर्मनी अभी मार्क फ्रेडरिक मर्ज यहीं पर है, भारत में है, और उन्होंने कल भी वही बात बोली कि डिफेंसिव डील हो रही थी। लेकिन इन जो यूरोपियन कंट्री के जो नेता हैं, इनके अंदर पता नहीं क्यों अभी बैलेंस नहीं जा रहा। कल उन्होंने कहा कि डिफेंस हमारा लो, रूस पे डिपेंडेंसी कम करो। अब मैं भी कहता हूं आपके चैनल से कि इन यूरोपियन लीडर्स को रूस के करीब आना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको खतरा पुतिन से नहीं, खतरा आपको ट्रंप से है, और अभी नहीं, हमेशा रहेगा। तो मुझे लगता है ये चेंज यूएसपी बदलनी पड़ेगी यूरोपियन कंट्री को। और पुतिन तो आपके साथ ही थे, आपकी सबसे अच्छा एनर्जी सिक्योरिटी आपकी थी, आपका पूरा गैस पाइपलाइन था, रशिया अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई आपको कर रहा था।
अब ये बात जेलेंस्की को समझ में नहीं आई और जेलेंस्की उसके बिल्कुल, और मोहरा में यही आया। बात तो डेनमार्क की ओर से कही जा रही पूर्णिमा जी। वो कह रहे हैं कि देखिए आप इस तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेंगे और अगर जो नाटो के सदस्य देश है उन्हें ही धमकाएंगे और उन पर हमला करेंगे तो ये तो नाटो का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि ये जो बिल पेश हुआ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो पास हो जाएगा इतना आसान है, क्योंकि अब सीनेट में भी उसको पास करना है, हाउस में भी करना है, और क्योंकि इसका विरोध भी लगातार देखा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा ये सब करना? आंसर करना चाहती हूँ। हिमांशु जी बोल रहे थे कि सब पलायन करके यहाँ पे आते हैं। हम उसमें नहीं है हिमांशु जी, हम पलायन करके नहीं आए, हम लीगल इमिग्रेंट हैं इस कंट्री की। आपकी बात सही है कि हम हमारे जैसे लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तो इंडिया को नुकसान होती है। एट द एंड ऑफ द डे आज तक यही रीति चली, यहाँ पे जब लोग आ जाते हैं वो इंडिया को गालियाँ देना शुरू करते थे, और हमारे ऊपर तो अभी लिटरली प्रेशर आने वाला है कि आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप अमेरिकन बन ही नहीं सकते हो। तो ये भी एक सिचुएशन है, हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन हम ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड की इकोनॉमी $3 to $4 बिलियन है। लिटरली एक छोटा सा कंपनी आप कहीं से भी ले लो उसका भी वर्थ इतना ही होता है। अब डेनमार्क की जो इकोनॉमी है लिटरली 420 बिलियन और समथिंग लाइक दैट। अब आइसलैंड जैसे छोटा कंपनी तो नहीं है, कंपनी से तो शायद कंपनी जैसा है, बड़ा कंपनी जैसा छोटा कंट्री, 55 to 40 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी। आप नॉर्वे में चले जाए, उस बेसिकली 480 490 बिलियन डॉलर है। छोटे छोटे कंट्रीज है, वो अभी बोल रहे हैं कि जर्मनी और ब्राजील, सॉरी द बिगर कंपनी लाइक फ्रांस, दे आर नॉट रियली स्पीकिंग एज मच। अब नेटो की बात हम करेंगे, नेटो पे तो लिटरली अमेरिका ने यूरोप को डिपेंडेंट बना दिया ना। नेटो का जो एक लाइन उसमें लिखा हुआ है, जो attack on one is attack on all. It was imposed, it was inserted by America. America led NATO है, तो अमेरिका नहीं रहेगा तो नेटो तो ऐसे ही चला गया। और कुछ दिन पहले आपको पता है कि अमेरिका ने धमकी, और एक्चुअली ट्रम्प was trying to bring in and push every member to pay 5% टू द नेटो में। वो कह रहे कि वो बाकी सब हमारा अब्यूज करते, हमें हमारा एडवांटेज लेते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया कि अमेरिका वेपन सेल्स कर रहे थे सारे नेटो कंट्रीज में। अब यूरोप का अभी सिचुएशन जो टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एक दिन में यूरोप को खत्म कर सकता है अगर आर्म्स सेल्स नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ नहीं है, टूथलेस है। अगर वो अभी को बोलेंगे कि ग्रीनलैंड को नहीं ले सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो टूथलेस है, दे हैव नो पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अमेरिका हैज शोन टू द वर्ल्ड दैट इट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर। केवल पावर से अगर पूरी दुनिया चलने लगी तो फिर जो मानवीय अधिकार होते हैं, जो मानवता होती है, वो तो खत्म हो जाएगी। हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। स्वागत है आपका रत्नेश जी। ईरान करते करते ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए और उसे 51वां राज्य बनाने के लिए संसद में बिल पेश हो गया है अमेरिका में। आपका टेक इस पर? देखिए, ये जो पिछले 2-4 महीने से चल रहा है अमेरिका और अलग अलग देशों के बीच, चाहे वो वेनेजुएला रहा हो, ईरान रहा हो, या रशिया यूक्रेन के बीच अमेरिका की इंटरवेंशन रही हो, या फिर ग्रीनलैंड की बात अब जब कर रही हैं। ग्रीनलैंड का मामला बाकी देशों से अलग है। रशिया यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसमें अमेरिका हमेशा मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा, इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा। ईरान में आप देख ही रही हैं, रजा पहलवी के अमेरिका के एक मिनिस्टर के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सामने आ गया है कि वो अब बातचीत हर तरह की, हर लेवल पे ईरान के साथ बंद कर रहे हैं। और ये अपने आप में कहता है कि अमेरिका अब मिलिट्री एक्शन के लिए ईरान के अंदर तैयारी शुरू कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कही है कि ही इज वेटिंग फॉर एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑन द नंबर ऑफ द डेथ्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स and other things. So then to act accordingly. मतलब वो जैसे वहाँ पे हम सबको पता है इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन जैसे ही वहाँ के समाचार बाहर की दुनिया में आने शुरू हुए, हमें पता चला कि 18,000 से भी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड हैं और करीब
2000 के आसपास वहाँ पर प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है ईरान में। यहाँ से मामला, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, खामेनेई के हाथ से निकल रहा है और अब हम सिर्फ कुछ दिनों का इंतजार करें बिफोर वी हेड इनटू अनदर वार। अब आप बात कर रही हैं ग्रीनलैंड की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ग्रीनलैंड का मामला अलग है, क्योंकि ये कल्चर से जुड़ा है। हजारों साल पहले जब वहाँ के मूल निवासी जो वाइकिंग्स कहे जाते हैं वो खानाबदोश होते थे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से वो समुद्री यात्रा करके दूसरे देशों को निकलते थे, वहाँ आक्रमण करते थे, वहाँ की लोकल इनहेबिटेंट्स जो होती थी उनको मारते थे, वहाँ लूटपाट मचाते थे और अगर वहाँ पर शासन नहीं कर पाते थे तो वो लूटपाट करके अपने देश वापस चले जाते थे। इसी तरह वो ग्रीनलैंड पहुँचे और ग्रीनलैंड को अपना घर बनाया, जबकि वो बाकी की जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, चाहे नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, इनसे हजारों किलोमीटर दूर है। और ग्रीनलैंड पर इस समय डेनमार्क का शासन है, यहाँ तक कि मिलिट्री भी डेनमार्क की है। अमेरिका को अगर मिलिट्री पावर के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना है तो उसे सिर्फ 5 आर्मी के चॉपर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो वहाँ अपना काम कर ले जाएगा। लेकिन इससे अमेरिका की बाकी दुनिया में काफ़ी बदनामी होगी, इसलिए वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेगा वहाँ पर अगर उसे ग्रीनलैंड चाहिए तो। दूसरी बात, अब हम वेनेजुएला की बात कर लें, देख लें डोनाल्ड ट्रंप कह ही वेनेजुएला रहे पर भी हैं हम कि लौटेंगे, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। रत्नेश जी, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स फ्रेडरिक ने ट्रंप को जवाब दे दिया है और ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा है ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। क्लियरली उन्होंने कह दिया है, निल्सन कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के साम्राज्य के साथ एकजुट खड़ा हुआ है और हमेशा से उसी का हिस्सा है। अमेरिका के साथ वो जाना नहीं चाहता। अमेरिका हालांकि कब्जे की पूरी कोशिश कर रहा है और इधर अमेरिका की चाहत यह है कि उसे 51वां राज्य बना लिया जाए और इसलिए बिल भी पेश किया गया है इस संबंध में। हालांकि वो अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका की जो चाहत है वो खुलकर सामने आ गई है। लेकिन ग्रीनलैंड की ओर से कहा जा रहा है कि अभी वो पूरी तरीके से इस बात को अस्वीकार करते हैं कि जो कोशिशें ट्रंप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। डेनमार्क साम्राज्य का अटूट हिस्सा है ग्रीनलैंड और हमेशा रहना चाहेगा। हिमांशी जी, अब ग्रीनलैंड भी सरेंडर करने से साफ इनकार कर रहा है। पूर्णिमा जी कह रही थी कि जहां पर शक्ति होगी, जहां क्योंकि पावर अमेरिका के पास है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड का कहना है कि भाई हम तो डेनमार्क के साथ है और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, बिकाऊ नहीं है हम। जी बिल्कुल, कोई भी अगर जिसमें थोड़ी सी भी खुददारी है तो मुझे नहीं लगता वो बिकाऊ होगा। ग्रीनलैंड में देखिए 2 पार्टी है, क्योंकि इंटरनल जो उनकी स्वायत्तता है उनके हाथ में है। डेनमार्क उनके बाकी मसले देखता है, तो वहां पर जो आईए पार्टी है जिसको कि इनुट आटा की पार्टी कहते हैं, तो ये लोग जो है ये पर्यावरण प्रेमी लोग हैं जो मछली पालन से और छोटी मोटी खेती करके ये लोग खुश हैं। इनको अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जो सेबुत पार्टी है वहां पर जो ऑपोजिशन में है वो चाहती है कि वो माइनिंग वगैरह हो, पैसा आए और भविष्य जो है उनका और जो लोग, हाँ भविष्य में अगर ये पार्टी जीतती है तो हो सकता है इनकी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आए। लेकिन इस समय जो ग्रीनलैंड के लोग हैं और जो सत्ता में भी है वहां पर, वो लोग इस तरह की चीजें नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो इन्यूट लोग हैं ये पर्यावरण प्रेमी भी हैं। ये अपनी जो धरोहर है, जो बर्फ है, उसको संभाल के रखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही थी कि छोटी कंपनी के बराबर लोग हैं। डेफिनेटली लोग कम है, लेकिन अगर कोई भी वहां पर कम्युनिटी है तो उसको अपनी डेमोक्रेटिकली किसके साथ वो जाना चाहते हैं ये चूज करने का अधिकार है। अगर कोई भी लोग हैं वो अगर मना करते हैं कि हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना है, तो अमेरिका को इस चीज का सम्मान करना चाहिए। बात यह कि अमेरिका की नीतियां इस तरह के विचारधारा का सम्मान नहीं करती है, क्योंकि अमेरिका इस समय जो पूरा इस घटनाक्रम में हमें जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, बात सिर्फ पैसे की है, बात सिर्फ रिसोर्सेस की है। बात यह है कि अमेरिका ऑलरेडी, देखिए जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अमेरिकन बेसिस वहां पे हैं, ऊपर भी हैं, अंडरग्राउंड भी हैं, मिलिट्रीली भी हैं, स्पेस में भी हैं। तो वहां पर अमेरिका ऑलरेडी घुसा हुआ है। अमेरिका सिर्फ अपनी स्टैंपिंग वहां पे चाह रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
ये क्योंकि जब ऑलरेडी वहां पे उसके इतने सारे बेसिस खुले हुए हैं, ऑलरेडी वो वहां पे जानता है कि रशिया उसके पास में है, चाइना उसके पास में है, तो ये सब चीजें सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा, यूरोपियन यूनियन से ज्यादा ये रशिया और चीन को चेताने की जो एक कोशिश है, ये वो है क्योंकि चाइना वहां पे पोलर सिल्क रूट बना रहा है। रशिया के ऑलरेडी वहां पर देखिए जो कोला बे है, वहां पर ऑलरेडी उसके बेसिस है, वहां से आईसीबीएम वो बहुत आसानी से मार सकते हैं। और यहाँ पे जो मछली पालन से और छोटी मोटी खेती करके ये लोग खुश हैं, इनको अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जो सेबुत पार्टी है वहां पे, जो ऑपोजिशन में है, वो चाहती है कि वो माइनिंग वगैरह हो, पैसा आए और भविष्य जो है उनका और उज्जवल होगा। हाँ, भविष्य में अगर ये पार्टी जीतती है तो हो सकता है इनकी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आए, लेकिन इस समय जो ग्रीनलैंड के लोग हैं और जो सत्ता में भी है वहां पर, वो लोग इस तरह की चीजें नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो इन्यूट लोग हैं ये पर्यावरण प्रेमी भी हैं, ये अपनी जो धरोहर है, जो बर्फ है, उसको संभाल के रखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही थी कि छोटी कंपनी के बराबर लोग हैं। डेफिनेटली लोग कम है, लेकिन अगर कोई भी वहां पर कम्युनिटी है तो उसको अपनी डेमोक्रेटिकली किसके साथ वो जाना चाहते हैं ये चूज करने का अधिकार है। अगर कोई भी लोग हैं वो अगर मना करते हैं कि हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना है, तो अमेरिका को इस चीज का सम्मान करना चाहिए। बात यह कि अमेरिका की नीतियां इस तरह के विचारधारा का सम्मान नहीं करती है, क्योंकि अमेरिका इस समय जो पूरा इस घटनाक्रम में हमें जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, बात सिर्फ पैसे की है, बात सिर्फ रिसोर्सेस की है। बात यह है कि अमेरिका ऑलरेडी, देखिए जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अमेरिकन बेसिस वहां पे हैं, ऊपर भी हैं, अंडरग्राउंड भी हैं, मिलिट्रीली भी हैं, स्पेस में भी हैं। तो वहां पर अमेरिका ऑलरेडी घुसा हुआ है। अमेरिका सिर्फ अपनी स्टैंपिंग वहां पे चाह रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्योंकि जब ऑलरेडी वहां पे उसके इतने सारे बेसिस खुले हुए हैं, ऑलरेडी वो वहां पे जानता है कि रशिया उसके पास में है, चाइना उसके पास में है, तो ये सब चीजें सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा, यूरोपियन यूनियन से ज्यादा ये रशिया और चीन को चेताने की जो एक कोशिश है, ये वो है क्योंकि चाइना वहां पे पोलर सिल्क रूट बना रहा है। रशिया के ऑलरेडी वहां पर देखिए जो कोला बे है, वहां पर ऑलरेडी उसके बेसिस है, वहां से आईसीबीएम वो बहुत आसानी से मार सकते हैं। और यहाँ पे जो पितुफिक है, पितुफिक से उनका इंटरसेप्शन बहुत आराम से हो सकता है। अब चलिए इससे हटके मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो हम ईरान के बीच में डिस्कस कर रहे थे। ईरान में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा खतरा जो है, अगर ट्रम्प से भी ज्यादा लहे तो एलॉन मस्क का था, क्योंकि उन्होंने वहां पर स्टारलिंक से, जो कि ईरान ने नहीं खरीदा है, ईरान ने ऑफिशियली उनसे स्टारलिंक कनेक्शंस नहीं खरीदे थे, तो इन्होंने वहां पर इस चीज को प्रोवाइड किया। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेट की सर्विसेज थी वो स्टारलिंक के तरीके से चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे स्टारलिंक के सैटेलाइट ऑलरेडी आकाश में है। और जब वो इस तरह की चीजें, जब एक गवर्नमेंट वहां पर इंटरनेट शट डाउन कर रही है और उसको डिफाई करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में जहां जहां स्टारलिंक ने अपने अवैध कनेक्शंस बेचे हुए हैं, वो कितने बड़े खतरे की बात है कि आप न सिर्फ अंदर लोगों को भड़का रहे हैं, बल्कि उस तरह की चीजें भी सप्लाई कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आपसे परचेज नहीं किए हैं या परमिशन नहीं किए हैं। तो खतरा सिर्फ ट्रंप नहीं है, खतरा ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे देशों में इस तरह की हिमांशु जाला की खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने स्टारलिंक को जैम कर दिया है और जो कोशिशें वहां पर की जा रही थी वहां से जानकारी लीक करने की, वो नहीं हो पा रही हैं। हमारे साथ संदीप जी भी लगातार जुड़े। संदीप जी, पैटर्न वही है, वेनेजुएला पर कब्जा किया, बहाना बनाया कि वहां के जो आंतरिक हालात हैं उसको लेकर अमेरिका चाहता है कि वहां पर स्थिति सुधरे, और तेल भंडार पर नजर थी। अब वही पैटर्न ग्रीनलैंड पर देखा जा रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल पर नजर है, लेकिन कह रहे हैं कि अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की रक्षा क्या यूनिवर्सल है? क्या कोई कंट्री की अपना नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती है? ये भी सवाल है ना। आपने कहा कि वेनेजुएला पर जब आप अटैक कर रहे थे तो कह रहे थे कि वहां पर ड्रग कार्टेल है और वहां पर रूस अमेरिका है। तो दुनिया में हर कोई राष्ट्र कहीं नहीं रह सकता, सिर्फ आप जहां चाहोगे वहीं रह सकते हो। ये इस दौर का जियोपॉलिटिक्स का सबसे, जो कह सकते खुला एक वो है, चेहरा है। हम लोग थ्योरी में, किताबों में पढ़ते थे अपने पीएचडी के दौरान, अपने एजुकेशन के दौरान, लेकिन ये आंखों से देख रहे हैं कि ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से ऊपर चीज है
क्योंकि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में तो एक बैलेंस ऑफ पावर होता है कि आपको कोई ना कोई दूसरी शक्ति बैलेंस कर रही है। हमने 1962 में क्यूबा में देखा था कैसे सोवियत यूनियन ने बैलेंस किया था। बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज के टाइम में ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो इसे अभी इन्होंने स्टालिन की जिक्र हो रहा था कि देखिए किस तरीके से कि वेपराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, कि एलन मस्क ने कहा कि ठीक है यदि वो अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं तो हम है ना, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से वायरल कीजिए फोटोज और फिर बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है। तो ये दुनिया सब जानती है। देखिए ये दुनिया सब जानती है, हम सभी जानते हैं कि उसका खुला स्वरूप क्या है अमेरिका का। अब जरूरत इस बात की है सिर्फ केवल आज की डेट में दो चीजों की जरूरत है। एक तो लाइक माइंडेड कंट्री को एक अपना कोलिशन बनाना पड़ेगा कि क्योंकि आज यदि डेनमार्क है तो कल मैं फिर कह रहा हूं कल फिनलैंड हो सकता है, लिथुआनिया हो सकती है। इन यूरोपियन कंट्री को उस मिथ से बाहर आना चाहिए, किसी भी छोटे कंट्री को उस मिथ से बाहर आना चाहिए कि हम एक सो कॉल्ड यूरोपियन है। ये एरोगेंस से बाहर निकलना चाहिए। और जो छोटे मोटे कंट्री, जैसे मैं अभी कतर के एग्जांपल दे, कतर को इस बात की खुशी है कि मेरे यहाँ एयरबेस अमेरिका का है, वो किसी का टूल बनना ही उसका एसेट है, उसको इस बात की खुशी है। आप समझिए जॉर्डन की मैं बात कर दूं, जॉर्डन को इस बात की खुशी कि मेरे यहाँ से सप्लाई चेन सिस्टम जाता है, वो बहुत खुश रहता है और कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं। तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब आग लगेगी ना, तो जैसे आज ईरान पर जो हो रहा है तो हम चिंतित क्यों है, तो बांग्लादेश पर हुआ तो हम चिंतित क्यों हो, इसलिए क्योंकि डायरेक्टली आप इस दुनिया में जहां जी रहे हो वहां पर एक इंटरडिपेंडेंसी है, बिल्कुल वो इकोनॉमी की है और इकोनॉमी हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। तो ये वक्त नहीं है कि ये डेनमार्क और वेनेजुएला ईरान का इशू नहीं है, ये भारत का भी इशू है, छोटे छोटे कंट्री का भी इशू है, बड़े कंट्री का इशू। और हर बात पर हम रूस पर क्यों नाम लेते हैं कि रूस चाइना सामने आ जाए? क्या वो पूरा दुनिया की जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि वो मजबूत है। तो मजबूत के साथ जो मिडिल पावर से वो भी जुड़े, छोटे कंट्री है वो भी अपना दमखम दिखाए और अमेरिका के खिलाफ एक पूरे लाइक माइंडेड कंट्री का अलायंस बने। जैसे मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, तब कुछ होगा। अदरवाइज ये जो मैंने हमेशा कहा कि इनके पास कॉस्मेटिक चीजें हैं, वो कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का है, और ये जब जाते हैं तो उसको लिए रहते हैं साथ में कि देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन राइट्स है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मामला ह्यूमन राइट्स का है। इसलिए अब क्या रत्नेश जी आप इनके बातों से सहमत हैं, आप संबंध रखते हैं इससे? जिस तरीके से संदीप जी कह रहे हैं कि एक अलायंस ऐसा बनना चाहिए कि ट्रंप कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दूसरा देश क्या सोचता है क्या करता है। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड के पीएम को सीधी धमकी सामने आई है, जहां ट्रंप कहते हैं कि कौन है पीएम नीलसन, मैं उनको नहीं जानता हूं, नीलसन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये ट्रंप कहते हैं आने वाले वक्त में नीलसन मुसीबत में होंगे, ये जरूर उन्होंने कह दिया है। तो ग्रीनलैंड के पीएम को वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि वो आने वाले वक्त में मुश्किल में होंगे, मुसीबत में होंगे। नीलसन जो कि झुकने से मना कर रहे हैं ट्रंप के सामने, जो कह रहे हैं कि हम बिकाऊ नहीं हैं, उनको लेकर ट्रंप धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप मुसीबत में होंगे, आप कौन हैं मैं आपको नहीं जानता। ये सीधी धमकी है। रत्नेश जी इस धमकी को कैसे देखें? देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आप 3-4 दशक का इतिहास अगर उठाकर देखें और ये जो हर जगह इकोनॉमी की हम बात करते हैं वो एक फैक्टर है। बिल्कुल जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ देशों की इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती गई और जिसकी वजह से वो कई सारे सेक्टर्स में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी, जिसमें डिफेंस भी एक था। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हम जितनी जल्दी ये मान लें कि हम बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक संकट से दुनिया इस समय जूझ रही है। ये डेनमार्क की बात आप, ग्रीनलैंड की बात आपने की, डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दे दिया, लेकिन वो कभी भी वहाँ पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो इस समय जब तक उनकी एजेंसियां, मिनिस्ट्री ये सब पूरी तरह से ये महसूस नहीं कर लेते, फुल प्रूफ प्लान उनके पास नहीं होता, वो कोई इस तरह के वक्तव्य नहीं देते। वो कई जगह सक्सेस देख चुकी हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन एजेंसियां, अमेरिकन मिलिट्री, इसलिए उनके जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती जा रही है।
ईरान में जो चल रहा है, देखिए 18,000 लोग अरेस्ट हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। उस पे आप अमेरिका को लाएं, मोसाद को लाएं, CIA का नाम लें, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर आप ईरान के अंदर एक्सेस कर सकें, और जैसी मेरी एक दो लोगों से वहाँ बात हुई है, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत गंभीर है। मीडिया के जरिए तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ATM तोड़े जा चुके हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। तेहरान के अंदर लगभग हर स्ट्रीट पे सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में जमा है और ये क्लैश अब वायलेंट हो गया है। तो इसमें अब हम जितनी जल्दी मान लें कि हम एक नए तरह के युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई भी देश अछूता मेरे ख्याल से ही रहे। त्रिपाठी जी कह रहे थे, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, आप अफगानिस्तान को क्यों छोड़ देते हैं? अफगानिस्तान में भी स्थिति नाजुक है। पाकिस्तान देख लीजिए, वहाँ भी स्थिति कोई सही नहीं है। तो उन्होंने एक बात और कही, कतर की। देखिए, ये सारे देश, जितने इस्लामिस्ट देश आज आप नक्शे पर देखती हैं, ये सभी किसी न किसी समय अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे या उनके आर्थिक गुलाम थे। अमेरिका की ये नीति रही है कि आप पहले हमारी बात मानें और हम आपको एक सिक्योरिटी कवर देंगे। जब तक वो देश उस बात को मानता है, अमेरिका की तरफ से वो सुरक्षित रहता है। यही बात हुस्ने मुबारक के साथ हुई, जो इजिप्ट के थे, कर्नल गद्दाफी के साथ हुई। असद अगर वहाँ रशिया इंटरवीन ना करता तो वो भी मारे जाते। फिर लालच में आ जाइए, दो ही रास्ते हैं, या फिर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, कब्जा कर लेंगे। पूर्णिमा जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस बात पर भी चर्चा कर रहा है कि लोगों को खरीदा जाए, यानी जो ग्रीनलैंड के लोग हैं उन्हें पैसे वैसे दे के रफा दफा किया जाए। इसे अपमानजनक बता रहे हैं ग्रीनलैंड के अधिकारी। पर हेड 100,000 बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो वेलफेयर का सिचुएशन है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ पे जब कैंपेन कर रहे थे ना, सोशलिज्म और वेलफेयर की एकदम नफरत करते थे। और आते ही अभी $2,000 तारीफ चेक देंगे बोले थे। कुछ दिन पहले डोज चेक का 5,000 के देंगे बोले थे। अभी तो कोई, सब चेक तो मेल में ही है हमारी। देखिए, ये वो जो इंडिया में मैं पॉलिटिक्स देखती हूँ कि उन लोगों को वेलफेयर देना, फ्री बस राइड का पॉलिटिक्स खेलना और 1,000 रुपीज का चेक भेज देना, वुमेन वेलफेयर का नाम पे ये कर देना, वो कर देना। ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने शायद हमारे इंडिया से तो नहीं सीख लिया ये सब। तो जोक्स अपार्ट, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंडिया पर जोक सिचुएशन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अपने अपने जो हित हैं वो देख लेगा। आप अमेरिका की चिंता करिए। नहीं, ये तो बात नहीं है कि इंडिया का चिंता हमारी नहीं है। हम तो इंडियन बॉर्न अमेरिकन है। हमारे दोनों कंट्री हमारे लिए दोनों सेम ही रखते हैं। हम मायने तो सेम ही रखते हैं, दोनों अमेरिका और इंडिया, दोनों के हित में हम लोग बात करते हैं। हिमांशी जी, ट्रंप जो भी करते हैं वो कहते हैं कि हम अमेरिका के लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। वो जबरदस्ती किसी पर कब्जा कर लेंगे, किसी को भी धमकी दे देंगे, टैरिफ लगा देंगे। इंडिया कम से कम अपने लोगों के लिए दूसरों के हित पर तो निशाना नहीं साध रहा है ना, दूसरों पर तो कब्जा नहीं कर रहा है, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। देखिए, भारत बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम में, और दूसरी बात है भारत की कि भारत की जो वैल्यूज हैं दे आर वेरी डीप रूटेड, और जो भी हम कंसेशंस करते हैं वो उन लोग के लिए करते हैं जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो। जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ही इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मैन। उनको जहां पैसा दिखता है, जहां हित दिखते हैं, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक बहुत बड़ा छद्म है। ये बहुत बड़ा छद्म है। जो लोग अमेरिकी की पॉलिसीज को पिछले 200 साल से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि ट्रंप सिर्फ वही पॉलिसीज आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, इस तरह का जो धमकी का स्तर है जो उन्होंने डेनमार्क को दिए, उन्होंने क्या कहा है कि ऑल द ऑप्शंस आर ओपन, हमने सारे विकल्प खुले रखे हैं। मतलब आप धमकी का स्तर देखिए कि आप पैसे से बिक जाओ या आपकी सरकार हमारे को अलाउ कर दे, नहीं तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी ओपन है। तो साम दाम दंड भेद कुछ भी होता है, हम हर तरीके से, लेकिन हम इस चीज को जाने नहीं देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, सुपर पावर का भले ही बेजा इस्तेमाल ट्रंप कर रहे हो, तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो छोटी कंट्रीज जिन पर वो धमकी देते हैं, जिन पर कब्जा करने के लिए कहते हैं, वो भी आंखें दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अपमानजनक है जो आप कर रहे हैं, वो आपके लिए भी शेमफुल है। जिस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि आप ह्यूमन राइट्स को दबाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।